द गुड बैड मदर ये एक कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज है जिसके 14 एपिसोड्स हैं। आज हम एपिसोड नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है एक लेडी से जो मुख्तलिफ जगहों पर जानवरों का खाना सप्लाई करती है। उस लेडी का नाम है यंग सुन। वो मुर्गियों, भैंसों, डॉग्स और घोड़ों सबका खाना सप्लाई करती है और वो लोग उसे इन सब के बदले खाने के लिए चीजें देते हैं, अंडे, दूध, फल, सब्जियां वगैरह। एक दूसरी लेडी उसे कुछ ब्लूबेरीज देती है और कहती है ये अपने बॉस को दे देना। वो जब ये सब लेकर वापस आती है तो उसका बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है पैसे नहीं देते और खाने के लिए चीजें देते हैं। तभी यंग सुन अपने बॉस को ब्लूबेरीज के बारे में बताती है जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसी दौरान शॉप का दरवाजा खुलता है और एक आदमी दाखिल होता है जिसके हाथ में पिग का बच्चा होता है। उस आदमी को देखकर यंग सुन शर्मा जाती है और जल्दी से अपने होंठों पर लिप बाम लगाने लगती है। वो आदमी यंग सुन से कहता है यकीनन तुम बहुत बिजी होगी। वो कहती है क्या तुम किसी के जनाजे पर जा रहे हो? वो कहता है नहीं और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इसी दौरान पिग का बच्चा वहाँ से भाग जाता है जिसके गले के साथ अंगूठी बंधी हुई होती है। बहुत मुश्किल से वो सब मिलकर उसे पकड़ते हैं और वो यंग सुन को रिंग पहना देता है। इस तरह इन दोनों की शादी हो जाती है। वो अपने दोस्त को अपने घर की वायरिंग दिखाता है और कहता है क्या सब ठीक है? तो उसका दोस्त कहता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी तुम मुहतात रहना। वो उसकी शादी में ना आने के लिए माजरत करता है, मगर चाय कॉन्ग कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे बच्चे की पहली सालगिरह पर जरूर आना। उसका दोस्त उसको बाप बनने पर मुबारकबाद देता है और उसे बताता है कि उसने अपने बच्चे के लिए बहुत से नाम सोच रखे हैं और वो सब कॉन्ग से ही स्टार्ट होते हैं। चाय कॉन्ग का एक पिग फार्म होता है। उसका मुलाजिम उसे बताता है कि एक फीमेल पिग बहुत बीमार है जो कि माँ बनने वाली है। खाना खाने के दौरान उसकी बीवी कहती है मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो मुझे इतनी कमजोरी महसूस होती है। तो वह पिग 10 बच्चों को जन्म देने वाली है तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। उसकी बीवी उसे कहती है क्यों ना हम उसे घर ले आए क्योंकि यहाँ पर काफी जगह खाली है, यहाँ मैं उसका ख्याल रखूंगी और उसे टाइम पर खाना दूंगी। इसी दौरान उसका चीफ वहाँ आ जाता है और उसे कहता है मुझे तुमसे मशवरा चाहिए टॉर्च ओलंपिक्स के बारे में। वो उन्हें बताता है कि वो इस बार तुम्हारे घर के पास से गुजरेगी। तो वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सब उसे नजदीक से देख सकेंगे। यंग सुन कहती है वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वो कोरियन फ्लैग और बैनर्स बनाएगी। कुछ लोग चाय कॉन्ग से मिलने आते हैं और उसे अपने पिग फार्म हटाने का कहते हैं लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है ये सब कुछ टीवी पर दिखाया जाएगा तो क्या लोग तुम्हारे गंदे और बदबूदार पिग फार्म को देखेंगे? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन वो नहीं मानता। इसी दौरान उसकी बीवी उसे फ्लैग दिखाने के लिए बाहर आती है तो वो इन सबको जाने के लिए कहता है तो वो सब उससे लड़ने लगते हैं। इसी दौरान उनका बॉस गाड़ी में से बाहर निकलता है और अपने मुलाजिम के बुरे रवैये की माफी मांगता है। वो उसे पीने के लिए एक सिगरेट देता है और कहता है ये सबसे महंगी है और मैं इसे यूएस से मंगवाता हूँ, यहाँ से नहीं मिलती। लेकिन वो फिर भी अपने फॉर्म को गिराने के लिए नहीं मानता। रात को वो जब सो रहे होते हैं तो वही आदमी वहाँ आता है और उसके फॉर्म को जला देता है जिसकी वजह से उसके सारे पिग मर जाते हैं। वो भी उस आग में मरना चाहते हैं मगर उसकी बीवी कहती है तुम नहीं मर सकते, तुम्हें हमारे लिए जीना होगा। वहाँ मौजूद लोगों में से एक आदमी उसे बताता है कि मैंने खुद उस आदमी को देखा है जिसने आग लगाई है जो कल यहाँ पर आया था। इसी तरह उसकी बीवी भागती हुई आती है और उसे वही सिगरेट देती है जो वो आदमी पी रहा था अमेरिकन ब्रांड का। वो उस सिगरेट को एविडेंस के तौर पर रख लेते हैं। कोर्ट में केस के दौरान वकील उस आदमी को सिगरेट वाला एविडेंस दिखाता है और वो कहता है कि बिल्कुल मैं इसी ब्रांड का सिगरेट पीता हूँ। तो वकील कहता है कि ये हमें जले हुए फॉर्म के पास मिला है। लेकिन वो अमीर आदमी कहता है मैंने ये कल 2 से 3 आदमियों को दिया था। वो अमीर आदमी सबको खरीद लेता है और वो सब कहते हैं जिसने आग लगाई है वो ये नहीं कोई और था और शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। चाय कॉन्ग केस हार जाता है। चाय कॉन्ग वकील के पास जाता है और उसे कहता है मेरे पास बहुत अहम सबूत हैं जो केस को मजबूत कर सकते हैं। वो इसे टेप में रिकॉर्डिंग सुनवाता है और न्यूज़पेपर भी दिखाता है जिसमें बहुत से ऐसे केस उस अमीर आदमी के खिलाफ थे। वो वकील को अपनी सारी सेविंग देता है और कहता है मैंने ये सेविंग अपने नए घर के लिए की थी, जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं अपने लिए नया घर लूंगा, मगर ये आप सब ले लो। वो वकील उसी अमीर आदमी को फोन करके सब कुछ बता देता है। चाय कॉन्ग खुशी खुशी घर वापस जा रहा होता है कि वही अमीर आदमी वहाँ आ जाता है और उसे जबरदस्ती फांसी दे देता है। उसकी बीवी को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। वो अपने हस्बैंड को देखती है तो वो उसे बहुत ज्यादा बुलाती है और रोती है। नेक्स्ट डे वो अमीर आदमी उस वकील को एक नई गाड़ी और बहुत सारा रुपया इनाम में देता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसी दौरान उसकी बीवी उस वकील से मिलती है और कहती है मेरे हस्बैंड का कत्ल हुआ है और वो खुदकुशी नहीं कर सकता। उसके पास तो काफी एविडेंस थे मगर वकील कहता है अगर ऐसी बात थी और उसके पास काफी एविडेंस थे तो उसने मुझे क्यों नहीं दिखाए। वो उसे वो सारे पैसे वापस कर देता है। यंग सुन वो जगह छोड़ देती है और अपना सामान और इस पिग को लेकर जो राइड डोल्डम विलेज में चली जाती है। वहाँ वो एक घर खरीद लेती है और बहुत मेहनत से वो इस घर को खूबसूरत बनाती है और एक पिग फार्म भी बनाती है जहाँ वो पिग 10 बच्चों को जन्म देती है। वक्त गुजरता जाता है और वो पिग के बच्चों को सेल करने के लिए मार्केट लेकर जाती है। जब वो जा रही होती है तो तब वहाँ के लोग उन सब पिग्स को देख
लेते हैं और कहते हैं हमारे साफ सुथरे गाँव में ये पिग कहाँ से आ गए, ये गंदे और बदबूदार हैं, ये यहाँ नहीं रह सकते। कुछ लोग उसके घर में आते हैं और कहते हैं हम इस फार्म को तबाह कर देंगे और बिल्कुल साफ कर देंगे। इसी दौरान यंग सुन वहाँ आ जाती है और सब औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। इसी दौरान यंग सुन की डिलीवरी का वक्त आ जाता है और वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उसका नाम चाय कैंग हो रखती है। इसी दौरान दूसरी औरत उसी घर और उसी वक्त एक और बच्चे को जन्म देती है और वो एक बेटी होती है और उसका नाम ली माइजा रखा जाता है। वो औरत रोने लगती है क्योंकि उसे बेटा चाहिए होता है और बेटी पैदा हो जाती है। वहाँ पर मौजूद सब औरतें उन दोनों को लंबी उम्र की दुआ देती हैं। वो दोनों अब काफी बड़े हो चुके हैं। कैंग हो अपनी पढ़ाई में बहुत सीरियस होता है। एक लड़का जानबूझकर उसे जूता मारता है और कहता है तुम एक पिग पॉप हो और तुमने मेरा जूता खराब कर दिया है। वो लड़का माइजो को जोर से धक्का देता है और कैंग हो को कहता है तुम बाप के बगैर रहते हो। कैंग हो उसे लड़के को मारता है जिसकी वजह से उसकी माँ उसे सजा देती है। खाना खाने के दौरान उसकी माँ उसे समझाती है कि जब तुम वकील बन जाओगे तो कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा और तब तुम्हारे पास असल ताकत होगी। और वो उसे समझाती है कि तुम किसी भी कुर्बानी के बगैर कुछ भी नहीं बन सकते और उसे कम खाने के लिए कहती है ताकि वो ज्यादा देर तक पढ़ सके। दूसरी तरफ ली माइजा जब स्कूल से घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ मजेदार खाना बना रही है। वो खाना खाने लगती है तो उसकी माँ उसे मना कर देती है। वो गौर से देखती है कि उसकी माँ रो रही है। वो पूछती है कि क्यों रो रही हो तो वो कहती है मैं नहीं रो रही, मेरी आंख में धुआं चला गया है जिसकी वजह से पानी निकल रहा है। वो जब पास जाकर देखती है तो उसके बाप ने उसकी माँ को मारा होता है। वो चिल्लाती हुई अंदर जाती है तो उसके फादर वहाँ नहीं होते बल्कि वो एक क्लब में होते हैं। वो क्लब पहुँच जाती है तो अपने फादर का कान पकड़ कर कहती है अगर आप नहीं चाहते कि आप उस दिन मरे जिस दिन दादी अम्मा गुजरी हैं तो बेहतर है आप बाहर आ जाएं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को जब उसकी माँ सो रही होती है तो वो अपनी माँ के नेल्स को अपने रेड पेंसिल से कलर कर देती है। सब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। कैंग हो सीढ़ियाँ उतरकर एक रूम में चला जाता है। वो जब रूम में बैठकर पढ़ रहा होता है तो माइजो उसे डरा देती है और कहती है मुझे पता था कि तुम यही होगे। वो कहता है तुम्हें कैसे पता था? तो वो कहती है मैं काफी दिनों से देख रही हूँ जब लंच और डिनर का टाइम होता है तो तुम गायब हो जाते हो। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ, तुम पिकनिक पर नहीं जा रहे, तुम्हें जिम बॉम्ब खाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आज तुम्हारी और मेरी हम दोनों की बर्थडे है। तभी उनका एक दोस्त सैमसिक चुपके से दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। वो जिम बॉम्ब खाने लगता है और उसमें गाजर को बाहर निकाल देता है। वो माइजो उससे पूछती है कि क्यों निकाल रहे हो? वो कहता है मुझे गाजर पसंद नहीं। वो 5 पीसेस खाकर हाथ रोक लेता है तो वो उसे कहती है और खाओ, मगर वो कहता है मैं ज्यादा खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी और अगर मुझे नींद आएगी तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा। इसी दौरान बाहर बेल बजती है तो वो बाहर जाने लगता है तो दरवाजा बंद होता है। बहुत आवाजें देते हैं मगर कोई भी उनकी आवाज नहीं सुनता। दूसरी तरफ उसकी माँ उसकी पसंद का खाना बनाती है और उसका इंतजार करने लगती है। बहुत टाइम गुजरने के बाद जब वो नहीं आता तो वो माइजी के घर जाती है और वो सब मिलकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। वो उसी दोस्त सैमसिक के घर जाते हैं और बताते हैं कि कैंग हो और माइजा दोनों मिसिंग है। तभी सैमसिंग भागते हुए आता है और कहता है माइजा भी उधर है। तो वो सब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं किधर? वो स्कूल की तरफ भागता है। माइजा जबरदस्ती कैंग हो को अटेंशन अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। वो टॉफी खाने लगती है और वो टॉफी उसके हलक में फंस जाती है। कैंग हो उसे निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही टॉफी बाहर निकलती है दरवाजा खुल जाता है और वो सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। कैंग हो की माँ उससे पूछती है कि तुम कितनी देर से यहाँ हो और क्या तुमने अपनी सप्लीमेंट्री क्लासेस मिस कर दी हैं? वो उसकी बुक्स को पकड़ती है जिस पर उसने माइजा की तस्वीर बनाई होती है। वो सबसे माफी मांगती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। सैमसिक की माँ कहती है कि ये कैसी औरत है, इसे इस वक्त भी सप्लीमेंट्री क्लासेस की फिक्र थी। तो उसका हस्बैंड कहता है पता नहीं वो अपने बेटे के साथ इतनी सख्त क्यों है। उसकी इतनी सख्ती की वजह से कैंग हो एक होनहार स्टूडेंट है और हमेशा टॉप करता है। वो सख्त मेहनत कर रहा है ताकि वो लॉ में जा सके। सैमसिक की माँ उसे कहती है तुम कैसे अपने दोस्त को यहाँ बंद कर सकते हो, तुम इस वजह से स्कूल से भी निकाले जा सकते हो। तो वह कहता है मुझे स्कूल की फिक्र नहीं है। कैंग हो और उसकी मदर जब वापस आते हैं तो उसकी माँ खाने के लिए कहती है मगर वो कहता है मैंने जिम बॉम्ब खा लिए थे। वो कहती है ठीक है अगर तुम ज्यादा खाओगे तो तुम्हें नींद आएगी, अपनी पढ़ाई खत्म करके सो जाना। अगली सुबह कैंग हो की माँ उसे एग्जामिनेशन सेंटर ड्रॉप करती है और कहती है अपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना और नर्वस मत होना और ज्यादा खाना लंच में मत खाना वरना नींद आएगी और तुम्हें क्वेश्चन सुनने में मुश्किल आ सकती है। वो कहता है ठीक है। जब वो जा रहा होता है तो माइजा उसे इशारे से बुलाती है और वो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड को स्पॉट करने के लिए आई हूँ। उसके नेल पर येलो नेल पेंट लगाती है और कहती है मैंने तुम्हारा हॉरोस्कोप पढ़ा है, ये येलो कलर तुम्हारे लिए बहुत लकी है। वो उसे कुछ और चीजें देती है और आखिर में जिम बॉम्ब देते हुए कहती है ये तुम्हें तुम्हारे एग्जाम के बाद मिलेंगे। वो कहती है मैं यही रहूंगी और तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। अचानक से एक बाइक माइजा से टकराती है और वो जख्मी होकर बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। कैंग हो जल्दी से भागता हुआ उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ उसकी माँ अपने शौहर की कब्र पर जाकर कहती है फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए कैंग हो ने बहुत मेहनत की है। कैंग हो माइजा को हॉस्पिटल ले जाता है और उसके पास वहीं रहता है। जब उसे होश आता है तो वो पूछती है कि तुमने एग्जाम क्यों नहीं दिया? वो रोती है मगर कैंग हो कहता है कोई बात नहीं, मैं एग्जाम अगले साल दे दूंगा। तो जब रात को घर वापस
कॉलेज आता है तो उसकी माँ उससे लड़ना शुरू हो जाती है और कहती है तुमने एग्जाम क्यों छोड़ा। तो वो कहता है माइजा जख्मी हो गई थी और वो गुस्से से कहती है क्या वो मर गई थी, तो तुम उसके लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। तो वो कहता है मेरी कोई जिंदगी है, ये आपकी जिंदगी है, मैं इस जिंदगी से तंग और परेशान हो गया हूँ, आप मुझे मरने पर मजबूर कर रही हैं। आपने जिंदगी में फैसला किया और मुझे उस पर पूरा करने पर मजबूर किया, इसमें मेरी क्या गलती है जो डैड मर गए। उसकी माँ उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है हाँ यकीनन किसकी गलती है, क्या वजह थी जो तुम्हारे डैड मर गए, वो वजह ही जानना चाहती हूँ। तुम इन सब से थक गए हो और भागना चाहते हो और मैं एक बुरी माँ हूँ। वो कहते हैं हाँ आप एक बुरी माँ हैं, आप मुझे ताकतवर बनाना चाहती हैं और कहती है मैं जरूरतमंदों की और कमजोरों की मदद करूँ, मगर नहीं आप मेरे जरिए ताकत हासिल करना चाहती हैं, आप मुझे उनकी तरह बनाना चाहती हैं जिन्होंने डैड को मारा। ठीक है मैं वैसा ही बनूंगा। आखिरकार वो वकील बन जाता है और वो एक केस को डील करता है जिसमें जंग मिन हो विक्टिम 22 दिसंबर 2020 को मर जाता है सियोडोंग में वुबयोक की कंस्ट्रक्शन साइट पर। वो सबसे ऊपर वाली साइट पर काम कर रहा था जहाँ सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे। मुखालिफ पार्टी च्योलसियो जो के CEO है सब कॉन्ट्रैक्टर का, वो जज साहब को मुखातिब करके कहता है जंग मिन हो विक्टिम जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मिला है वो कम उम्री में ही मर गया, ये नाइंसाफी है, मुखालिफ पार्टी को 3 साल की कैद की सजा सुनाई जाए। जज साहिबा किंग हो के हक में फैसला सुनाती है। किंग हाउ से एक औरत मिलती है और कहती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, और वो उसे एक फोन देती है और कहती है इसमें मेरे हस्बैंड और वुबयोक कंस्ट्रक्टर की गुफ्तगू है। वो उसे फोन देकर चली जाती है। कंग हो अपने फोन से एक नंबर को डायल करता है, वो वुबयोक कंपनी का होता है। वो भी वही अल्फाज दोहराता है जो उस वक्त उस वकील ने दोहराए थे जब कंग हाओ का बाप उससे मिला था। वो वुबयोक गैलरी में जाता है और उस चेयरमैन सॉन्ग से मिलता है और इस तरह ये एपिसोड नंबर 1 खत्म होती है।